हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक वीडियो मैंने बनाया था एक इंसिडेंट का जो दिवाली पर हुआ था। किसी एक जो कोई रिटायर्ड अधिकारी अपने आप को जज कह रहे थे, उनका उनके परिवार का जो दुर्व्यवहार का तरीका था वो बताया था। दोस्तों, उसके बाद अगले दिन क्या हुआ ये आप इस तरह से देख सकते हैं पार्ट 2 करके। बात अभी खत्म नहीं हुई है। वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम जैसे कई लोगों के साथ ऐसी समस्याएं आती हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। तो ये बातें लोगों तक पहुंचे, लोग चर्चा करें और ऐसा व्यवस्था में सुधार लाने का कोई सिलसिला चले कि एक आम आदमी जो कानून व्यवस्था पे विश्वास करके बैठा हुआ है, उसको लगे कि मुझे कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, कानून अपना काम खुद करेगा। दोस्तों, आपने उस वीडियो को बहुत प्यार दिया, बहुत से लोगों ने फॉलो भी किया, और भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है जो वीडियो देख रहे हैं उसको फॉलो करिए, पेज को हमारे फेसबुक में। यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत ही जो जानकारी भरे वीडियोस होते हैं जिससे आपकी निजी ज़िंदगी में बहुत फ़ायदा मिलता है, वो वीडियोस भी हम लोग अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो दोस्तों, वो घटना तो रात की थी। अगले दिन जब हम अपने गाड़ी को वहाँ पे पुलिस थाने में खड़ी करके आ गए, उन्होंने बोला कि कल 11 बजे आइएगा। हमने वैसा ही किया। हमने 11 बजे से पहले उनका फ़ोन आ गया था कि 12 बजे आइएगा। हम 12 बजे वहाँ पहुँच चुके थे, लेकिन वो साहब नहीं थे। हमारे जाने के बाद 15 मिनट बाद 20 मिनट उन्होंने उनको फ़ोन किया था, वो आधे घंटे में आए। अधिकारी की जो हनक होती है वो भी अभी भी कम नहीं हुई। वो आए, एसओ साहब मिले, और जो एसओ साहब थे राठौर साहब, सीधे उनको हाथ मिला के और राठौर कैसे हो। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर किसी के अगेंस्ट शिकायत है, यानी वो अभियुक्त की श्रेणी में जा रहा है, और वो इंक्वायरी ऑफिसर जो जांच अधिकारी है उससे इस तरह मिल रहा है, यानी अपना प्रभाव दिखाना चाह रहा है अपने जीवन के अनुभव के हिसाब से। जांच अधिकारी की गरिमा को ध्यान में रखते हुए हम शांत बैठे रहे, एक सभ्य नागरिक की तरह बैठे रहे, क्योंकि अब उनका काम था देखना। उनके परिवार के लोग ये कहने लग गए, साहब ये हमारे पापा को गाड़ी से कुचलने का प्रयास कर रहे थे। कुचल जाते अगर वो जिस तरह की हरकत कर रहे थे, क्योंकि वो सीधे चलती हुई हल्की सी गाड़ी के अंदर हाथ डाल के चाबी को खींचने का प्रयास कर रहे थे, और शीशा तोड़ा उन्होंने। सबसे पहले वैसे मोड़ दिया शीशे को उन्होंने, बिल्कुल टिल्ट हो गया था। अगर कहीं गलती से थोड़ा दाएं बाएं होती, कोई गाड़ी आ रही, तो जरूर एक्सीडेंट होके उनको नुकसान होता। और वो सड़क के उस पार से पूरी सड़क पार करके तुरंत इधर आ गए, और हमें अगर भागना होता तो क्या हम उनसे 5 मीटर पीछे रहते, जरा सा एक्सीलेटर देते, 2 किलोमीटर आगे निकल जाते। उनका आरोप था कि हमारे को कुचल करके भागना चाह रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो घटना तो हमने वीडियो के समेत आपको दिखाई दी है। जब वहां पे वार्तालाप चल रही थी तो उन्होंने जो भी कहना था कहा। जब हमारा नंबर आया, हमने अपनी बात रखनी शुरू करी, तो बीच में ही उंगली करने लग गए। मैंने सर से कहा कि सर, मैं इनके बारे में बिल्कुल नहीं बोला बीच में, अब मुझे बोलने दीजिए। सर ने उनको थोड़ा टाइट किया कि भाई अब उनको बोलने दीजिए। हमने सारी बात बताई, ऐसा ऐसा हुआ, कि ये करके फोटो फाटो सब दिखाए, वीडियो भी दिखाया, और एसओ साहब ने भी माना कि अभद्रता तो करी है। उसके अलावा हमने दरोगा जी से रिक्वेस्ट की कि साहब हमारा जो मेडिकल के लिए आप वो पत्र बना दीजिए, हम अपना मेडिकल कराना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, कहीं आपका सर फूटा है क्या, कहीं दिख रहा चोट लगी है? मैंने कहा, ये फोटो नहीं दिख रहे, ये नाखून के निशान नहीं दिख रहे। नहीं, हम एफआईआर दर्ज कर लेंगे, उसे ले आना, उसी से मेडिकल हो जाएगा। तो पुलिस वाले भी इस तरह की बवाल तलाई करते हैं, और सब ये ऑन द रिकॉर्ड बातें बता रहा हूं मैं। लेकिन फिर भी हम शांत रहे। हमने कहा चलो देखते हैं। उसके बाद उनका इंतजार करने लगे हम लोग। आमतौर पर ऐसे सभी केसों में जब भी आपका वाकया पड़ा होगा, तो पुलिस कोशिश क्या करती है, वो कोशिश करती है कि इसको किसी भी तरह सुलझा दिया जाए, कोई समझौता हो जाए। कौन एफआईआर लिखे? एफआईआर लिखने का मतलब कागजों का सिलसिला जारी होना। पुलिस विभाग में जैसा कि सुनने में आता है कि स्टाफ की कमी हमेशा रहती। उस दिन दिवाली पे भी कोई था ही नहीं, तो इसलिए, नहीं तो वहीं पे कुछ काम हो सकता था उस दिन भी। चीता पुलिस भी आधे घंटे बाद आई। ये सब प्रकरण चल ही रहा था, और उनका बेटा वो बीच में कई बार एग्रेसिव हुए,
वहीं जांच अधिकारी के जो ऑफिस है वहां पर, यहाँ तक कि उस बदतमीज जो जज कह रहा था उसने 2 बार मेरा हाथ ऐसे टाइट पकड़ा भी बीच में बातों में। मैंने 2 फीट कुर्सी उनसे दूर कर ली और मैंने साहब से कहा मैं साहब दूर हो रहा हूँ, ये व्यक्ति इसी तरह का है जो थाने में आकर के इनको जांच अधिकारी के सामने इस तरह की हरकत करा। पता नहीं वो किस गुमान में, किस गुरूर में है वो व्यक्ति। जांच अधिकारी ने ये भी कहा जब आप जज थे तो ऐसे ही डिसीजन लेते थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने भी सोचा, उन्होंने भी समझाया, मैंने भी सोचा कि शासन प्रशासन का समय खराब करना यानी कि अपने ऊपर बोझ डालना है, क्योंकि वो भरपाई हम ही को करनी पड़ती है। दोस्तों बात यहाँ पहुंची कि भाई ये जो सब कुछ हुआ है, उन्होंने कहा कि साहब आप इनकी गाड़ी ठीक करा दीजिए। मैंने कहा करा दूंगा, ये लिखित में ये माफी मांगेंगे। तो उन्होंने वहीं पे कि अरे आई एम सॉरी, और ये मैंने कहा नहीं सर, ये समझौता नामा में कंडीशन लिखी जाएगी। तो नहीं हम लिखेंगे। तो जांच अधिकारी साहब ने कहा भाई लिख देना, क्या फर्क पड़ता है। इस बात पे समझौता हुआ, समझौता की कॉपी भी मैं दिखाता हूं। समझौता हो गया वो मुझे कि चलो वहां चलते हैं, उस वाले गैराज में ठीक कराए। मैंने कोई बात नहीं, आप कहीं कराइए। अब वो कहने लगे साहब हमारा आदमी तुम्हारी गाड़ी में बैठ के चलेगा। मैंने कहा क्यों, कहीं आप भाग गए तो? मैंने कहा मैं अपनी गाड़ी में नहीं बैठाऊंगा, मैंने मना कर दिया। तो एसओ साहब कहने लगे साहब ये कहीं भाग गए तो? एसओ साहब ने कहा अरे कैसी बातें कर रहे हो, सब नाम पता है यहाँ पर है, कैसे भाग जाएंगे। मतलब इतना सक्की और मतलब बददिमाग टाइप का व्यक्ति। फिर वो आगे निकले, हमें जहां बोलता हूँ वहां पहुंच गए। वो दुकान बंद थी, दूसरे गैराज में गए, तीसरे गैराज में गए, वो खुली थी। इत्तेफाक से वो मेरे घर के आसपास। अब आमतौर पे मैकेनिक के पास जब गाड़ी जाती है तो क्या करता है, वो सोचता आज तो मुर्गा हलाल होने आ गया, पैसे तो उसने देने, गाड़ी उसकी ठीक होनी, करने मैंने हैं। उन्होंने 15,000 का बिल मुझे पकड़ा दिया। मैंने एसओ साहब से कहा था कि साहब 10,000 तक मैं कर सकता हूँ, और अगर उस काम को मैं खुद कराता तो शायद 5,000 में करा देता और उससे अच्छा काम कराता, क्योंकि डेंटिंग हो जाती, बम्फर नया लग जाता 2300-2400 रुपए का। करते करते फिर एसओ साहब के बीच बचाव के बाद मैं एग्री हो गया। मैंने कहा चलो 12,000 रुपये हम दे देंगे। अब दोस्तों बात सुन, जब मैंने कहा 12,000 रुपये दे देंगे, मैकेनिक को बोल दिया मेरा घर पीछे, आप काम शुरू करो, पेमेंट मैं कर दूंगा। कहने लगे नहीं साहब पहले पेमेंट करिए। मैंने कहा पेमेंट मैं नहीं करूंगा, जब ये एग्री हो गए हैं, एसओ साहब से बात होगी सब कुछ अच्छा ठीक है। मतलब छोटी छोटी समझ नहीं, उनके साथ उनका बेटा बेटी और एक सो कॉल्ड उनकी बुआ का लड़का बच्चों के, वो भी वहां आ गया। हम अकेले थे, मैं और मेरी बेटी थी, तो एक तो विटनेस होना ही चाहिए कम से कम। उसके बाद जब वाली बात होगी पेमेंट हो जाएगा तो कहने लगे वीडियो डिलीट करो। मैंने कहा आप कौन होते हैं मेरे मोबाइल पे, मेरी बेटी से बोलने लगे कि वीडियो डिलीट करो। मैंने कहा आप कौन होते हैं? मैंने कहा नहीं समझौते में लिखा हो। मैंने कहा हम करेंगे बाद में, जब पूरा काम हो जाएगा तब करेंगे डिलीट। मतलब उस व्यक्ति को अपनी हरकत पे ये तो था कि यार ये वीडियो गलत बने हुए हैं उनके, इतना तो था। अगर उन्हें वो गलती पे नहीं होते तो ये बात नहीं कहते। हमने मना कर दिया। अब वो हाथ पकड़ने लग गए फिर, तो मैंने भी थोड़ा टाइट हो गया। मैंने कहा रास्ता मत रोकना, मैंने कहा फ्रीडम है, मैं जहां जाऊंगा वहां जाऊंगा। मैंने कहा मैं थाने जा रहा हूं, तो रास्ता रोकने लग गए। साइड में मैंने गाड़ी खड़ी करी थी, मैं गाड़ी में बैठा, मेरी गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी खड़ी कर दी फिर दोबारा। मतलब आप जुर्रत देखिए, हिम्मत देखिए, ऐसे तो अनपढ़ गुंडे भी नहीं करते हैं। अपने आप को कहीं इंडिगो में पायलट हूं करके बता रहे हैं, और मेरी नौकरी पे दाग लग सकता जो उनका बेटा था। उसके बाद मेरी बेटी थोड़ा दूर खड़ी थी, मैंने उसे पहले इशारा कर दिया था ये हरकत करेंगे। उसने वीडियो बनाया, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इन्होंने फिर हमारी गाड़ी लगाई है यहाँ पीछे से जानबूझ के। इसी बीच बचाव में मैं निकलता हुआ, स्कूटी थोड़ा दूर खड़ी थी, मैं बेटी के साथ स्कूटी में बैठा और सीधे थाने चला गया। इत्तेफाक से जांच अधिकारी महोदय उस समय फ्री थे। मैं गया और मैं भावुक होके हुए हाथ जोड़ के मैंने उनसे बोला साहब आप मुकदमा दर्ज कर दीजिए, उनका भी कर लीजिए, हमारा भी कर लीजिए, लेकिन ऐसी जलालत, ऐसा व्यक्ति, इसका मैं सामना नहीं करना चाहिए। मेरी जगह कोई अनपढ़ गंवार होता तो शायद मर्डर कर देता इन हरकतों पे। इसीलिए तो अपराध बढ़ते हैं। एक व्यक्ति सोच रहा है हम कुछ भी करें सब ठीक है,
और दूसरे व्यक्ति को चाह रहा हम कुछ भी कर दे तो उसका कुछ नहीं होने वाला। फिर उन्होंने तुरंत फ़ोन किया और 2-3 मिनट बहुत लताड़ा, लेकिन बेशर्मी की इतनी हद थी, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद आधे घंटे बाद वो आए, और लेकिन अपने पिताजी को लेके नहीं आए। वो बच्चे जो तीनों थे, भाई बहन और बुआ का लड़का, और जांच अधिकारी महोदय से कहने लगे कि साहब आप दोनों गाड़ियां मंगा ली, सीज कर दीजिए। तो जांच अधिकारी ने इतनी जोर से डांटा उसको कि तू बताएगा मुझको मेरे को क्या करना है? एक तो तमीज नहीं है, हरकत पे हरकत किए जा रहे हो। जब सारी बात हो गई तो फिर क्यों बात कर रहे हो? मेरा 3 घंटे का समय तुम लोगों ने खराब कर। उसके बावजूद मुझे लगा यार वास्तव में ठीक नहीं हो रहा, तो मैंने उनसे कहा चलो ठीक है, मैं देख लूंगा सर, छोड़िए। अब मैं जब चलने लगा तो मैंने बेटे को फ़ोन किया तो पता लगा उनके पिताजी वहाँ बैठे हुए हैं। मैंने कहा ये तो बात फिर बिगड़ेगी। मैंने दरोगा जी से कहा, मैंने कहा साहब वो वहाँ बैठे हुए हैं, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। फिर उन्होंने उनको कहा, उन्होंने कहा नहीं वो तो घर चले गए। मैंने कहा नहीं झूठ बोल रहे हैं, वहीं बैठे हुए हैं। फिर वो गए, करीब 15-20 मिनट उनको वहाँ से ले गए। जब वहाँ से क्लीन सिग्नल आया तब मैं घर गया और गाड़ी उठा के अपने घर चला आया। लेकिन ये सारी घटना यहाँ ख़त्म नहीं होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। वो कौन व्यक्ति है, वो किस पद पर रहा है, आगे क्या उसको उस पद के लाभ मिलते हैं। अगर इन हरकतों में है तो उनको लाभ नहीं मिलने चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। तो मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को फॉरवर्ड कीजिए, लोगों तक बात जाए और इससे सुधार हो सकता है। जो भी ये वीडियो देखेगा कम से कम वो कुछ हरकत से बाज आएगा। अभी हमने देखा वहाँ पे राजस्थान में एक एसडीएम ने भी इसी तरह एक पेट्रोल पंप में कोई बदतमीजी करी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, आपने देखा भी। अगर तो दोस्तों आप सभी से अपील है, कानून अपने हाथ में मत लीजिए, कानून को अपना काम करने दीजिए, क्योंकि आप कानून हाथ में लेंगे तो अपराधी बनेंगे, और अपराधी बनेंगे तो आप भी परेशान होंगे। जहां तक हमारा मामला है, हम पर जो भी सेक्शन लगेंगे वो मोटर व्हीकल एक्ट के लगेंगे, उन पर जो भी सेक्शन लगेंगे वो क्रिमिनल चार्जेस लगेंगे। हम भी कोर्ट चले जाएंगे, लेकिन ह्यूमिलिएशन, इस तरह की बदतमीजी हम सहन करना पसंद नहीं करते। दोस्तों आप भी अपनी राय दीजिएगा, और हम प्रयास कर रहे हैं। हमने ऑनलाइन पोर्टल पर तो कंप्लेंट कर दी थी, वहां से फॉरवर्ड होकर थाने में भी आ गई है, लेकिन अनुभव व्यवहारों से पता लगा, जानकारों से पता लगा है कि थानों में एफआईआर नहीं लिखी जाती, क्योंकि उनका एक अपराध बढ़ जाता है। हमारी कोशिश जारी है कि ये एफआईआर दर्ज हो, जांच हो। सबसे बड़ी बात है कि आज तीसरा दिन है, सीसीटीवी के जो फुटेज हैं उनका प्रिजर्वेशन कैसे किया जाए। देहरादून में बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट के जो रिपोर्ट मिली थी, इतने बज के इतने सेकंड पर यहाँ, इतने बज के इतने सेकंड पर यहाँ गाड़ी गई, इस स्पीड से जा रही, सब डेटा आ गया, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस था। एक आम आदमी, कहने को देहरादून स्मार्ट सिटी है, अगर स्मार्ट सिटी है तो तीसरी आंख की नजर में सब कुछ आना चाहिए। जो आगे गाड़ी थी, रोडवेज के आगे चल के उसने एकदम से टर्न लेके मेन लेन में अपनी गाड़ी लिया है बिना इंडिकेटर के, वो वीडियो में आएगा। उसकी कोई जिम्मेदारी बननी चाहिए। अचानक 4-3 मीटर पे गाड़ी आती है तो ब्रेक लगते लगते लग सकती है। कोई हमने ऐसा थोड़ी ना 100 मीटर दूर खड़ी थी और हमने 100 मीटर ला के जब उसमें मार दिया। तो इस तरह के उनके जो है निराधार झूठे आरोप चलते रहे। सब चीज़ों का प्रमाण है, अगर सीसीटीवी फुटेज रख लिए जाएं तो सब कुछ पता लग जाएगा। तो दोस्तों हम प्रयासरत हैं, इसकी एफआईआर हो, जांच हो, और आगे भी हम बताएं कि इसमें फिर क्या हुआ। इन वीडियो, इन घटनाओं से आपको भी कुछ, कभी भविष्य में जब ऐसा होता है तो कुछ हो सकता है ये हेल्पफुल रहें आपके लिए। इनके अलावा मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं पूरा बताऊंगा कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाए तो इन परिस्थितियों में क्या क्या करना का सुझाव दिया जा सकता है और क्या करना चाहिए। दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और
फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए पेज को। मिलते हैं फिर इसके आगे के एपिसोड में। और ये हमारा आज का था बदतमीज अधिकारी पार्ट 2। थैंक यू सो मच। नमस्कार।